गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 7th क्लास की 24th वर्कशीट है और हमारा टॉपिक है मुगल अंपायर। मुगल अंपायर से मतलब है कि वो सभी शासक जो मुगल साम्राज्य के हिस्से थे, जिसमें आपका बाबर वो पहला व्यक्ति था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। और ये इसने कब किया था? 1526 में, 1526। अगर ये कहा जाए कि बाबर ने ही मुगल एम्पायर को शुरू किया तो ये गलत नहीं होगा। मुगल एम्पायर जो हमारा शुरू कब से हुआ? 1526 से हुआ, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल एम्पायर खत्म कब हुआ, तो आप बता सकते हैं एक शासक था इसी में वंश में आगे जाके, बहादुर शाह जफर, जो कि 1862 यानी 1862 में जिसकी डेथ हुई थी। इसके बाबर और बहादुर शाह जफर के बीच में बहुत सारे शासक आए, लेकिन उनमें से कुछ एक ज़्यादा फेमस है, जिसमें हम कौन कौन से नाम ले सकते हैं? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसके बाद के जो शासक थे ना, वो थोड़े से कमज़ोर टाइप के हो गए थे, इतना ज़्यादा वो संभाल नहीं पा रहे थे, व्यवस्था खराब हो चुकी थी, ठीक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल एम्पायर के बारे में। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, अकबर succeeded the throne. He was only 13 years old when he became emperor. जब हुमायूं की मृत्यु हो गई, उसके बाद किसको शासक बनाया गया? अकबर को बनाया गया। और कितने साल का था वो? 13 साल का बच्चा था। आप सोचिए 13 साल का बच्चा क्या सीख पाता है? उसको तो पूरा राज्य पकड़ा दिया गया। लेकिन उस समय एक व्यक्ति था जो उसकी हेल्प कर रहा था, बैरम खान। ये जो बैरम खां था ना, ये उसका संरक्षक, हेल्पर, सब कुछ था उस टाइम। बैरम खां वॉज हिज रीजन हु हेल्प द यंग एम्पर एक्सपेंड एंड कंसोलिडेट मुगल एम्पायर। बैरम खां ने उसे शासन करना सिखाया, उसके साथ उसके आसपास के लोगों से उसे बचना सिखाया, प्रशासनिक नीतियां सिखाई, उसका वो काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा था। अब हम देखते हैं अकबर मिलिट्री कैंपेन। मतलब कि अकबर ने ऐसे कौन से अभियान चलाए। अभियान उस समय क्या होता था, जितने भी किंग होते थे ना, उन्हें किसी और दूसरे किंगडम पर कब्जा करना ही पड़ता था। उस समय का ट्रेडिशन था एक तरीके से। आज के टाइम में आप किसी की चीज़ छीन लो तो बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है कि कितना गलत काम है ये। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, एक राजा दूसरे राजा पर हमला करके उस जगह को छीन लेता था। 1556 1570 Akbar became independent of the regent बैरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। वो 1556 और 1570 के बीच में अकबर ने अपने आप को सबसे अलग कर लिया। मतलब वो इतना प्रभावशाली हो गया कि उसने बैरम खां का जो संरक्षण उसे प्राप्त था उसे उसने भी मना कर दिया, ठुकरा दिया एक तरीके से। अब वो बैरम खां से भी अपने आप को ऊपर रखने लगा। Military campaigns were launched against the Suris and other Afghans, against the neighboring kingdom of Malwa, Gondwana, and to suppress the revolt of his half-brother Mirza Hakim and the Uzbeks. इसमें जो अकबर था उसने सूरी पर जो है हमला किया, अफगान्स पर हमला किया, मालवा पे, गोंडवाना पे, इवन उसने अपने जो है एक सौतेला भाई था उसका, मिर्जा हाकिम, उन पर भी हमला करा, उज्बेक्स पर हमला करा। आप देख रहे हो कि उसने अलग अलग कैटेगरी के लोगों को, चाहे वह उसका पड़ोसी हो, चाहे उसका खुद का भाई हो, चाहे आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, उन पर उसने हमला करा। फिर हम देखते हैं इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वॉज सीज्ड एंड इन 1569 रणथंबोर। उसने 1568 में सिसोदिया वंश की जो चित्तौड़ राजधानी थी उस पर कब्जा कर लिया, और 69 में वो रणथंबोर पे भी उसने कब्जा कर लिया। आप देखो कितनी चीज़ों पर कब्जा करा है। पहले उसने अपने आप को फ्री कर लिया, फिर उसने सूरी, अफगान, मालवा, गोंडवाना, मिर्जा हाकिम और उज्बेक्स, आप देखो आगे यहाँ पर चित्तौड़ और रणथंबोर पे भी उसने कब्जा कर लिया। 1570 से लेकर के 1585 मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। इसमें हम क्या देख रहे हैं? गुजरात, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये
दक्कन का पार्ट है, जो आपका अगर हम गुजरात साइड का देखें, गुजरात जो हमारा इंडिया है ना, इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये आपका गुजरात होता है। तो गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन सब पे भी उसने अपने जो है सैनिक भेजे और सैन्य अभियान चलाए। उसके बाद हम देखते हैं 1585 से लेकर 1605 के दौरान अकबर ने नॉर्थ ईस्ट में अपना कैंपेन चलाया। हर वो धीरे 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 वो पूरे भारत पे अपना प्रभुत्व फैलाता चला जा रहा है। तो उसने नॉर्थ वेस्ट, आपको पता है इस साइड नॉर्थ होता है, इस साइड साउथ होता है, इस साइड ईस्ट और इस साइड वेस्ट। तो जब नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है तो ये वाला इलाका है, ये नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। इस साइड जा करके अकबर ने अपना विस्तार किया। कंधार वॉज सीज फ्रॉम द सफावीज, कश्मीर वॉज एनेक्स। जो कंधार था ना, एक किला राज्य था, वो सफावियों के हाथ में था। जैसे मुगल अंपायर ऐसे सफावी लोग थे। तो सबसे पहले ये जो कंधार था, ये हुमायूं के हाथ में था। ठीक, हुमायूं से सफावियों ने छीन लिया, मतलब युद्ध वगैरह हुआ, सफावियों के पास चला गया। फिर अकबर ने दोबारा से उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक, उसने कश्मीर पर भी कब्जा किया। देखो कहीं नहीं छोड़ रहा वो, गांधार, कश्मीर, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उज्बेक, मालवा, अपने भाई, अपने पड़ोसी, किसी को नहीं छोड़ रहा है वो। After the death of Mirza Hakim, Kabul was also annexed into his kingdom. Campaigns in the Deccan started and Barar, Khandesh and parts of Ahmednagar was annexed. अब देखो इतने सारे राज्यों के अंदर इसमें और क्या चीज़ लिया। मिर्जा हाकिम मर गया, उसने काबुल को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसमें बरार, खानदेश और अहमदनगर को भी इसके सत्ता में मिला लिया गया। जो अकबर था ना, उसने काफ़ी बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। पर अकबर इसके साथ साथ ये भी जानता था कि वो एक विदेशी है, उसे भारत में रहना है, तो भारत के लोगों के बीच में अपने विदेशीपन को कम करना होगा। इसीलिए उसने बहुत सारी पॉलिसीज चलाई। रिलीजियस पॉलिसी भी उसका कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही थी। जब यहाँ के धर्म के लोगों को वो मान्यता देगा, तभी तो यहाँ के धर्म के लोग उसको मान्यता देंगे। तो अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है रिलीजियन तरीके से हम सभी धर्मों को बराबर मान रहे हैं या दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, सबको अपने अपने तरीके से जीने का हक दे रहे हैं। पहले देखते हैं अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, मतलब उसका प्रशासन कैसे था। द अकबरनामा कंपोज बाय अबुल फजल। अबुल फजल ने एक बुक लिखी थी अकबरनामा, ठीक है, जिसमें अकबर के प्रशासन के बारे में, उसकी निजी जिंदगी के बारे में, कैसे टैक्स कलेक्शन होता है, सारी डिटेल्स उसमें दी गई है। ठीक, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। सॉरी, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबा। अकबर के टाइम में ना जो पूरा राज्य था उसको सूबा में डिवाइड किया गया था। मतलब कि वो एक क्षेत्र पर, अगर आप राजा तो भाई एक ही जगह रहेगा ना, पूरे क्षेत्र पर तो रहेगा नहीं। तो राजा वहीं से क्या करता था, छोटे 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 सूबे बना दिए उसने, और हर सूबे पर एक एक सूबेदार रख दिया। ये सूबेदार सभी लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, अकबर के लिए। तो ऐसे में अकबर की पावर चारों तरफ मजबूत हो गई ना। तो इस तरीके से जो पूरा जो राज्य था वो सूबा में डिवाइड था, और जो सूबेदार थे वो वहाँ पर पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस करते थे, मतलब वो वहाँ पे शासन भी कर रहे हैं और सेना भी तैयार करते थे। ईच प्रोविंसेस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। हर सूबे का एक दीवान होता था। दीवान क्या काम करता है, अगर आप पिछली मूवीज देखें, जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज वगैरह, उसमें एक दीवान साहब हुआ करते थे जो सारे पैसे का रख रखाव करते थे। तो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि फाइनेंशियल, पैसे का जो भी ऑफिसर है उसे दीवान कहा जाता है। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंसेस, द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स। भाई पूरे सूबे के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो सूबेदार थे उसके लिए और भी अधिकारी साथ में रखे गए, जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर बख्शी। सैनिक जो अधिकारी था उसको बख्शी कहा जाता था, उसका काम था सेना का। ठीक, रिलीजियस जो अधिकारी था जिसका काम था लोगों को दान देना, लोगों को धर्म धर्म से जोड़ना, वो था सद्र। ठीक, सद्र नाम था उसका। जो मिलिट्री का था वो बख्शी था, जो रिलीजियस था, जो धार्मिक था, वो सद्र था। मिलिट्री कमांडर्स जो है फौजदार कहा जा रहा है उन्हें, और पुलिस जो है टाउन के अंदर जो उसे कमांडर को, उसको कोतवाल कहा जा रहा है। तो हमने क्या क्या पोस्ट देखी, सूबेदार देखा, यहाँ पे दीवान देखा, यहाँ पे बख्शी है, यहाँ पर सदर है, फौजदार है,
और कोतवाल। ये एडमिनिस्ट्रेशन है। कहीं ना कहीं आज के एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको जो है वित्त मंत्री मिलेगा हमारे देश में। आपको मिलिट्री के लिए जो है सेना अध्यक्ष अलग होते हैं। आपको इस तरीके से आपको ये धर्म वाला नहीं मिलेगा, लेकिन हर धर्म के अपने अधिकारी जरूर मिल जाएंगे। ठीक, अब हम देखते हैं अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, मतलब कि वो धर्म को लेकर क्या सोचता था, लोगों के बीच में कैसे उठता बैठता था, लोगों से कैसे विचार रखता था। अगर कहा जाए कि अकबर ने जजिया कर हटा करके ये जता दिया कि वो धर्म को लेकर के सहिष्णु है। जजिया कर क्या होता था कि जो मुस्लिम नहीं है, मतलब जो गैर मुस्लिम है, उनको ये टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन अकबर ने ये टैक्स हटा दिया। इवन उसने तीर्थ कर भी हटा दिए थे। इससे क्या होता है, जब आप इस तरीके का थोड़ा लिबरल होकर के बिहेव करते हो तो सामने वाले आपको अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अकबर फॉर्मुलेटेड द आइडिया ऑफ सुलह ए कुल। अकबर ने सुलह ए कुल जो है एक नीति के आधार पर दीन इलाही भी चलाया था। वो अलग ही धर्म चलाना चाहता था वो, हालांकि वो आगे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ उसको लेकर। सुलह ए कुल का मतलब है कि सब में शांति का विस्तार हो, हर कोई शांत रहे, एक दूसरे के साथ आराम से रहे, पीसफुल रहे। ठीक, दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल एंड डिफरेंट रिलीजन इन हिज रिलीजन। मतलब कि वो वहाँ पर किसी भी तरीके का धर्म के रूप में, किसी भी रूप में भेदभाव नहीं चाहता था। Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable। मतलब कि उसने ऐसी नीतियां चालू करने की कोशिश की जिसमें सच्चाई जो है, सच्चाई, शांति, न्याय, इस चीज को उसने काफी प्रेफरेंस दी। ओके, हम एक्टिविटी 1 पे चलते हैं। कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट्स गिवन इन अकबरनामा एंड इट्स वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड टीचर्स। तो आप अपने फैमिली मेंबर से भी डिस्कस कर सकते हैं, आप इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। ये अकबरनामा थी। एक्चुअली अकबर ने अपने लिए ये बुक बनवाई थी ताकि हर कोई इसे बाद में भी याद रखे। ठीक है, अकबरनामा में इसके 3 पार्ट थे। पहले 2 पार्ट, फर्स्ट और सेकंड में सब एडमिनिस्ट्रेशन था, सारा एडमिनिस्ट्रेशन था। जो थर्ड पार्ट थी वो क्या थी? जो थर्ड पार्ट थी वो थी आईने अकबरी। जो आईने अकबरी है ना, वो थर्ड पार्ट थी, और इसमें अकबर के जीवन की बहुत डीप नॉलेज दी गई है, बहुत डिटेल्स दी गई है। अगर आप अकबरनामा उठा के कभी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अकबर के टाइम में किस जगह किस तरीके से टैक्स लिया जाता था। वहाँ पे इवन ये भी वर्णन दिया हुआ है कि शिकार के लिए कोई जा रहा है तो हाथियों को कैसे फंसा रहा है, किस तरीके से गड्ढे बना करके उसके ऊपर घास फूस रखा जा रहा है और हाथी उसमें फंस रहा है, क्योंकि सेना के लिए हाथी पकड़े जाते थे, हाथी घोड़े ये सब चीज़ें। उसमें कौन सी जगह कैसी भूमि है, परती भूमि है, कहाँ से कितना टैक्स कलेक्शन हो रहा है, राज्य को कैसे बांटा गया है, कौन कहाँ पे विद्रोह कर रहा है, कौन अभियान चला रहा है, अकबर ने कितने अभियान चलाए, कहाँ पे उसने अपनी सत्ता किस तरीके से स्थापित की, कितने सूबों में बटा हुआ है, वहाँ का सूबेदार कौन है, सारी डिटेल अकबर के प्रशासन की भी और उसकी लाइफ की भी आपको अकबरनामा में मिल जाएगी, जो लिखी है अबुल फजल ने। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। ये रही आपकी, जिसमें सुलह कुल के बारे में आप बता देंगे। ये आपका पूरा आंसर नंबर 1 है। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें आप बता देंगे कि अकबर ने किस तरीके से सूबों में बांटा हुआ था, सूबेदार जो है वो पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस कर रहा था। उसमें हम देखते हैं कि दीवान नाम का ऑफिसर था, बख्शी था, सदर था, फौजदार था, कोतवाल था। तो आपका आंसर नंबर 2 आपका इसमें से आपको पूरा मिल जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।